हेलो हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अमीनीकरण। अमीनीकरण की प्रक्रिया में संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। वह एंजाइम डायस्टेज की उपस्थिति में संकीर्ण अमीनो अम्ल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वह एंजाइम वापस बनता है और अन्य यौगिक बनते हैं। इस प्रक्रम में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूक्ष्म जीव अपने उपयोग में ले लेते हैं। अमीनीकरण में प्राप्त ऊर्जा अमीनो यौगिकों का उपयोग दो प्रकार से करते हैं। अमीनीकरण में प्राप्त होने वाले अमीनो यौगिक हैं उनको दो प्रकार से काम में लिया जाता है। एक तो है मृदा में उपस्थित जीवों और सूक्ष्म जीवों के कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण, यानी सूक्ष्म जो जीव हैं उनका कोशिकीय भाग बनता है। क्या बनता है? उनका कोशिकीय भाग। तो जैसे मृदा में उपस्थित जीवों का सूक्ष्म भाग यानी उनका शरीर बनता है। दूसरा है सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से अमीनो यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है। कि सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं जिससे अमीनो यौगिक हैं उनको सरल अकार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है। दूसरी अभिक्रिया है अमोनीकरण। वो तो था अमीनीकरण और ये है अमोनीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? अमोनीकरण की अभिक्रिया। अमोनीकरण की अभिक्रिया में अगर विच्छेदन दशा और सूक्ष्म जीवों के स्वभाव के आधार पर अमीनो यौगिक कुछ विशेष संजात यौगिकों में अवकृत होकर क्या करते हैं? अवकृत होते हैं और अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बनना अमोनीकरण। ये परिवर्तन एमिडेस और एमिनेज मान लो, एमिनेज और डीएमिनेज क्रिया से होता है। एंजाइम इसमें कौन सा काम करेगा? एमिनेज और डीएमिनेज। और अतः वह अभिक्रिया जिसमें अमीनो यौगिक मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के परिणाम स्वरूप अमोनिया और अमोनिया के यौगिकों में बदल जाते हैं, यानी अमीनो यौगिकों का सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा किस में बदलना? अमोनिया और अमोनियम यौगिक में। इसको कहते हैं अमोनीकरण। अमीनीकरण क्रिया में संलग्न सूक्ष्म जीव ही अमोनीकरण क्रिया को संपन्न करते हैं और इस क्रिया को हम कैसे दर्शाएंगे? ये अपना है अमीन, RnH2। क्या है? RnH2। जल अपघटन होगा, हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं। और कैसा हाइड्रोलिसिस? उत्प्रेरकीय हाइड्रोलिसिस, जिसको एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो उससे अल्कोहल बन जाएगा, R के साथ क्या आ जाएगा? OH, और निकल क्या जाएगी? अमोनिया। इस H के साथ एक H और ये H है प्लस और ये OH है माइनस। OH क्या हो जाएगा? ये वाला माइनस। तो ROH बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। टू तो है ही, एक H इसका ले लेगा, ये 3 हो जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी। अमोनीकरण क्रिया में उत्पन्न अमोनिया मृदा की या मिट्टी की कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाती है और अमोनियम कार्बोनेट बना लेती है या बाइकार्बोनेट बना लेती है। इन यौगिकों के विलयन से अमोनियम आयन प्राप्त होते हैं। जैसे अमीनो यौगिक हैं, ये अमोनिया है, ये क्या है? अमोनिया। ये है कार्बनिक अम्ल H2CO3, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर बना है ये। फिर ये आ जाएगा अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट दो आयनों में टूटता है, अमोनियम आयन प्लस और CO2 आयन माइनस। अमोनियम और कार्बोनेट ये आयन हो जाएंगे इसके। अब अगला है
नाइट्रीकरण वह प्रक्रम है, कौन सा प्रक्रम है नाइट्रीकरण? नाइट्रीकरण की क्रिया, नाइट्रीकरण कौन सा प्रक्रम है? नाइट्रीकरण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिणत हो जाता है। अमोनिया की नाइट्रोजन किस में बदल जाती है? नाइट्रेट में। यह एक वायुजीवी प्रक्रम है, मतलब वायु के अंदर जो जीव पाए जाते हैं वायुजीवी प्रक्रम है, वायु के जीवाणुओं द्वारा होती है तथा स्वपोषित बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होती है। ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु जो अपना पोषण खुद ही करते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होती है ये। अब नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले बैक्टीरिया दो भागों में बांटते हैं। नाइट्रीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला तो वे बैक्टीरिया जो अपनी कोशिका संश्लेषण के लिए अमोनिया के साथ ऑक्सीजन से ऊर्जा, अमोनिया के साथ साथ किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन से। और दूसरे वे बैक्टीरिया जो नाइट्राइट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब नाइट्राइट क्या है? NO2-, ये नाइट्राइट है। पहले वर्ग का बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं और नाइट्राइट का उत्पादन नाइट्रोसोमोनास द्वारा होता है। कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पे? नाइट्रोसोमोनास, ये है नाइट्रोसोमोनास। दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया जिनके द्वारा नाइट्रेट का उत्पादन होता है वो नाइट्रोबैक्टर। कौन सा? नाइट्रोबैक्टर, ये वाला नाइट्रोबैक्टर है। NO2- और NO3- में परिवर्तन, देखो NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट और NO3 को क्या बोलेंगे? NO3- ये नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट का संचयन यहाँ पढ़ रहे थे। नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तन अमोनिया के नाइट्रो से परिवर्तन की अपेक्षा तेज़ी से होता है। अमोनिया की बजाय नाइट्रो से परिवर्तन वो जल्दी होता है। ये वांछनीय भी है, ये आवश्यक भी है या ज़रूरी भी है, क्योंकि नाइट्राइट का संचयन पौधों के लिए वैधिक होता है। और नाइट्रोसोमोनास है वो 30 से लेकर 40 मोल अमोनिया को ऑक्सीकृत करता है, नाइट्रोसोमोनास। और ये रासायनिक परिवर्तन इन दो अभिक्रियाओं द्वारा दर्शाए जाएंगे, इन दो अभिक्रियाओं से। तो पहली अभिक्रिया है अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, अमीन है ये NH2 प्लस ऑक्सीजन, तो HNO2 नाइट्रस अम्ल है ये। कौन सा अम्ल है? नाइट्रस। जैसे अपन ये करें कि ये वाला अम्ल है आपका और इसको हम अगर HNO2 ये नाइट्रस अम्ल है और HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो पहले अमीन की ऑक्सीजन प्रक्रिया होने से नाइट्रस अम्ल जल और 79 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर यही HNO2 है, नाइट्रस अम्ल है, ये किस में बदल जाता है? नाइट्रिक अम्ल में। किस में बदल जाता है? नाइट्रिक अम्ल में। इस समय ऊर्जा कितनी निकलती है? कम निकलती है, 43 किलो कैलोरी। अब अगली अभिक्रिया है विनाइट्रीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया है? विनाइट्रीकरण की। तो विनाइट्रीकरण की क्रिया में मृदा नाइट्रेट का, मिट्टी की जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाती है। नाइट्रोजन गैस में N2 में या NO में,
ये प्रक्रम अनेक जीवाणुओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसमें भी अनेक जीवाणु क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अनेक जीवाणु भाग लेते हैं, अनेक जीवाणुओं की उपस्थिति में होती है ये क्रिया। और अनेक जीवाणुओं की उपस्थिति में नाइट्रेट अवकरण, अवकरण का मतलब है अपचयन, अवकरण का मतलब क्या है, अपचयन, तथा नाइट्रेट सर्वांगीण की अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना प्राय विनाइट्रीकरण कहलाता है। यानी मिट्टी में से नाइट्रोजन का निकल जाना विनाइट्रीकरण, मिट्टी में नाइट्रोजन का जुड़ना नाइट्रीकरण। अतः विनाइट्रीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रम से है जिसमें मृदा के नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के पूर्ण अवकरण, अवकरण वही है अपचयन होता है, जबकि अन्य प्रक्रम जिनमें नाइट्रोजन का लोपन होता है, लोपन भी वही है, अपचयन होना ही लोपन है, निकलना या विनाइट्रीकरण होना एक ही बात है। अब है नाइट्रेट अवकरण और नाइट्रेट सर्वांगीकरण कहलाते हैं। नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट सर्वांगीकरण, और इस प्रक्रम में बैक्टीरिया डेनाइट्रिफिकांस, क्या नाम है बैक्टीरिया का, डेनाइट्रोफिकांस, 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 सूडोमोनास, क्या अगला, सूडोमोनास, और माइक्रोकोकस तथा बेसिलस बैक्टीरिया भाग लेते हैं। इन क्रियाओं में अवकरण या अपचयन की क्रिया में कौन भाग लेता है, बैक्टीरियाओं के नाम हैं डीनाइट्रिफिकेंस, डीनाइट्रिफिकेंस, दूसरा है सूडोमोनास, एंड तीसरा है माइक्रोकोकस, एंड चौथा है बेसिलस बैक्टीरिया। क्या है, बेसिलस बैक्टीरिया। अब HNO3 का अपचयन करेंगे, HNO3 HNO3 का अवकरण करने पर हाइड्रोजन अणु जुड़ते हैं और क्या बन गया, HNO2, ऑक्सीजन का निकलना भी अवकरण है HNO2, और HNO2 से क्या बन गया, H2N2O3, H2N2O3। अब यहाँ इसमें दो तरह से अपचयन होगा, एक तो होगा N2 के रूप में या N2O के रूप में। तो N2O के रूप में होगा तब तो बनेगा साथ में जल, और अगर N2 के रूप में होगा तो बनेगा साथ में हाइड्रोजन। अब अगली अभिक्रिया है मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। भूमि मृत पदार्थों का केवल जड़पुंज नहीं है, केवल मरे हुए जीव जंतु नहीं रहते हैं इसमें, भूमि में इसमें अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं, जिनमें से अधिकांश को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इन सूक्ष्म जीवों में से अधिकांश खेती में या किसान के लिए खेती को उपजाऊ बनाने के काम आते हैं, और वो किसान के लिए किसका काम कर रहे हैं, मित्र का, किसका काम कर रहे हैं, मित्र का। और ये कार्य भी कब तक करते हैं, निरंतर करते हैं, निरंतर करते हैं। अगला है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके कारण फसलों में अनेक रोग लगते हैं, तो लाभ का ही नहीं हानि का काम भी करते हैं, जो कृषि के लिए एक अभिशाप है। इन सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में बांटा इनको, जो हानि पहुंचाते हैं उनको 5 वर्गों में। पहला है जीवाणु, पहला कौन सा है, जीवाणु। जीवाणु पहला है जीवाणु।
तो मृदा में सूक्ष्म जीवों में 90% जीवाणु हैं। जितने सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनमें से कितना प्रतिशत है? 90%। ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी में तो प्रति ग्राम 10 करोड़ जीवाणु रहते हैं। 1 ग्राम मिट्टी अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने करोड़ जीवाणु हैं? 10 करोड़। कितने हैं? 10 करोड़। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, यानी बहुकोशिकीय नहीं है। कैसे हैं? एक कोशिकीय। और इनमें पर्णरित नहीं पाया जाता है। इन जीवाणुओं की सूक्ष्मता का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें से शायद ही कोई जीवाणु 1/250 मिलीमीटर से अधिक लंबा हो, यानी बहुत छोटे हैं। 1/250 गुणा भाग। ये लंबे होकर 2 टुकड़ों में बंट जाते हैं। इनकी वृद्धि का ढंग आश्चर्य रूप से तेजी से चलता है और इस विधि द्वारा कुछ ही समय में एक से अधिक होने की क्षमता रखते हैं। ये जीवाणु एक से क्या हो जाते हैं? ज़्यादा। इनका भूमि की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये जीवाणु जैव पदार्थ की नाइट्रोजन को, जैव पदार्थ क्या है? जीवों से मिलने वाला पदार्थ, उस जैव पदार्थ को किस में बदलते हैं? ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, N2 को NO3 में, और वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण करने का महान काम भी यही करते हैं। यौगिक बनाने का, नाइट्रोजन से क्या बनाते हैं? यौगिक। परंतु कुछ जीवाणु पौधों में विशेष रोग भी पैदा करते हैं। दूसरा है एक्टिनोमाइसीटेज। क्या है दूसरा? एक्टिनोमाइसीटेज। मृदा सूक्ष्म जीवों में लगभग 9%, वो तो कितना पाया जा रहा था जीवाणु? तो 90, और ये कितना है? 9% एक्टिनोमाइसीटेज हैं। आकार में ये जीवाणुओं के ही समान होते हैं और एक कोशिकीय हैं। यद्यपि इनके विकास के लिए नम और वायु युक्त, यानी हवा भी हो और नमी भी हो, तो भूमि में ये सर्वोत्तम रहती है। वायु युक्त या नमी कहाँ रहती है? मृदा में, भूमि में। लेकिन ये अपेक्षाकृत सूक्ष्म भूमि और निचली तहों में भली प्रकार पनपते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब भूमि धूप से भली प्रकार तप जाती है या तप लेती है, उसके बाद जब पहली वर्षा होती है तो उस भूमि में एक अजीब सी सौंधी सौंधी सी सुगंध आती है, और वो सुगंध किसकी है? एक्टिनोमाइसीटेज की। किसकी है? एक्टिनोमाइसीटेज की। तो एक्टिनोमाइसीटेज के पुरुषार्थ का ये फल है। ये जीव भूमि से जैव पदार्थ का विलयन करके उसमें पौधों के विभिन्न पोषक तत्वों को विमुक्त करके अलग कर देते हैं, पोषक तत्वों को। इसके अतिरिक्त एक्टिनोमाइसीटेज विभिन्न यौगिकों को सरल रूप में बदलकर पौधों के लिए क्या बनाते हैं? उपयोगी भी बनाते हैं। अब है कवक, तीसरा हानिकारक जो जीवाणु या क्या बोलेंगे अपन, सूक्ष्म जीव। क्या है? कवक। जो भूमि कुछ अम्लीय होती है उनमें जैव पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें कवक अधिकता से पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय और कैसा है? बहुकोशिकीय जीव हैं। वो तो क्या थे? एक कोशिकीय, और ये हैं बहुकोशिकीय। लेकिन इनमें पर्णरित नहीं पाया जाता है। ये अपनी शक्ति कार्बन और जैव पदार्थ से ग्रहण करते हैं। म्यूकर पेनिसिलियम, फ्यूनेरिया आदि विभिन्न फफूंद और खमीर और कवक इसी तरह के क्या हैं? कवक की श्रेणी के सूक्ष्म जीव हैं। जैव पदार्थ की सड़ाव क्रिया में कवक का बड़ा सहयोग है। ह्यूमस बनाने में कवक जीवाणुओं से अधिक महत्व रखते हैं, लेकिन ये अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेट में बदलते हैं, क्षमता नहीं रखते, मतलब नाइट्रेट में बदलने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण कर देते हैं। ये जीव बहुत ही महीन धागे जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? धागे जैसे, महीन भी होते हैं और धागे जैसे होते हैं।
इनका महीन धागे जैसे होते हैं और ये जीव बहुत ही महीन धागे का आकार लिए हुए होते हैं और इनको कहते हैं, फिर एक जाल सा बन जाते हैं जिसको माइसीलिया कहते हैं। क्या कहेंगे? माइसीलिया। एक जाल बनाते हैं और इस जाल को कहेंगे अपन माइसीलिया का जाल, माइसीलिया। कुछ कवक पौधों में विशेष रोग भी उत्पन्न करते हैं। अब है चौथा सूक्ष्म जीव शैवाल। इस वर्ग में अति सूक्ष्म से लेकर कुछ बड़े पौधे भी सम्मिलित हैं। और ऐसे में क्या पाया जाएगा? बड़े पौधों में पर्णरित पाया जाएगा। अधिक नम स्थानों में शैवाल अधिकता से पाए जाते हैं। कुछ शैवाल का विशेष महत्व है, जीवाणुओं को उनके निम्नलिखित कार्यों के संपादन में सहायता पहुंचाते हैं। ये शैवाल क्या करते हैं? पौधों के ऊतकों का अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट टिश्यू, पौधों के ऊतकों का अपघटन। और दूसरा है सूक्ष्म तत्वों का विमुक्तिकरण, सूक्ष्म तत्वों को अलग करते हैं। और तीसरा है ह्यूमस का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमस का संश्लेषण। अब पांचवा और आखिरी सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय जीव हैं जो बैक्टीरिया की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं। बैक्टीरिया है जीवाणु, तो जीवाणु की अपेक्षा क्या है? ये बड़े हैं। इनके जीवन के लिए वायु और भोजन आवश्यक है, अतः ये भूमि की ऊपरी सतह में ही पाए जाते हैं। खाद्य की विघटन क्रिया में इस वर्ग के जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। खाद की विघटन अभिक्रिया, खाद जब विघटित होती है, टूटती है, तब इसी वर्ग के या प्रोटोजोआ प्रकार के जो जीव हैं वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अब है मृदा जीवाणुओं के क्या कार्य हैं? मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु क्या क्या काम करते हैं? तो हम बारी बारी से लेते हैं। पहला है नाइट्रीकरण का कार्य, दूसरा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य, तीसरा है भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, अकार्बनिक घटक है उनको बदलना, चौथा है कार्बोहाइड्रेट का विभंजन या टूटना, और जीव द्रव्य या जैव द्रव्य का खनिज में परिवर्तन होना, और छठा है विनाइट्रीकरण। क्या है छठा? विनाइट्रीकरण। छठा है विनाइट्रीकरण। हेलो हेलो हेलो